single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 7 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं जैसे मैंने आपसे बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करी, बिजनेस वैल्यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सेंशस कॉमर्स। तो ये अगर आपने चैप्टर नहीं देखा था तो जल्दी से देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 3 टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ और जो चौथा टॉपिक है उसके लिए 2 वीडियोस आएंगी। तो समझ सकते हैं ना आप, कहाँ एक तरफ 3 टॉपिक्स और कहाँ एक तरफ चौथा टॉपिक और उसके 2 टुकड़े। तो बहुत लंबा है। एनीवेज, तो आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जो 16वीं सदी में आया था। मिलिट्री के लीडर्स के लिए उसको यूज़ किया जाता था, पर धीरे धीरे उसको यूज़ करने लगे ऐसे लोगों के लिए जो ब्रिज, रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर रिचर्ड कैनल्टन नाम के फ्रेंच बेकर ने पहली बार एंटरप्रेन्योर शब्द का इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। उन्होंने कहा था एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो रिस्क और अनसर्टेनिटी बियर करता है। अब इसमें एंटरप्रेन्योर का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है। अब जो एंटरप्रेन्योर है, अब जेबी से ने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑर्गेनाइजर की तरह है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में बेचता है और उस पैसों से सप्लायर को पैसे देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल के। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यार ये जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। अब वेबस्टर की डिक्शनरी में एंटरप्रेन्योर को बताया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और रिस्क अज्यूम करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज के। तो एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज कर लेता है, एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए स्टेप्स लेता है, उसको स्टार्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग प्रोडक्शन के फंक्शंस को। जोसेफ स्कम्पीटर जो भी अंकल हैं ये थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को ऐसा कहा है कि ऐसा इनोवेटर है जो नए नए कॉम्बिनेशंस लाता है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है और एक्सेलरेट करता है। अब इनोवेशन जो है, जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो किस किस तरीके से हो सकता है यार। 5 पॉइंट्स है। पहला, नए गुड्स को इंट्रोड्यूस करना। दूसरा, जो आपका प्रोडक्शन है उसके नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करना। तीसरा, नई मार्केट को ओपन करना। और चौथा कि जो जैसे कोई नए मटेरियल आते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल आपको नया मिलता है तो आप उसको हड़प लेना, ठीक है। और 5th है कि एक और बिजनेस को, एक यूनिट को ऑर्गेनाइज करने का एक नया तरीका ढूंढना। अब पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर वो है जो चेंज ढूंढता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सप्लॉइट करता है। इनोवेशन जो है एंटरप्रेन्योर्स का एक स्पेसिफिक टूल है जिसको वो यूज़ करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी में बदला जा सके, चेंज को, उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके। एबर्ट शेपेरोन को लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो इनिशिएटिव लेता है, ऑर्गेनाइज करता है सोशो इकोनॉमिक मैकेनिज्म और फेलियर का रिस्क भी एक्सेप्ट करता है। तो जो एंटरप्रेन्योर है बेसिकली वो आपका एक क्या हो गया यार, उसने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। कोई कहता है रिस्क टेकर है, कोई कहता है रिसोर्स असेंबलर है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, इनोवेटर वगैरह वगैरह। अब सही मायने में देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर इन सब का कॉम्बिनेशन है। वो नए नए आइडियाज़ लाता है, न्यू एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करता है, जो आपके अलग अलग फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनको कोऑर्डिनेट करता है और डिसाइड करता है कि एक बिज़नेस किस तरीके से चलना चाहिए। उसके विजन होता है, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट है और उसको रिस्क लेने की क्षमता है। समझ गया ना एंटरप्रेन्योर अच्छे से क्या होता है। अब बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। हिगिंस के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा फंक्शन है जो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एक जो आपको एंटरप्राइज है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए नई प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरटेक करना है, कैपिटल रेज करनी है, लेबर हायर करनी है, रॉ मटेरियल्स को अरेंज करना है, जगह ढूंढनी है, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल के नए नए सोर्सेज डिस्कवर करना है, टॉप मैनेजर्स जो हैं जो रोज़ का काम संभालेंगे बिजनेस का, उनको सेलेक्ट करना है। ये सारा फंक्शन अभी जितना भी मैंने बोला वो सब एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। अब ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी मस्त डेफिनेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप के, जो आपके इनोवेटिंग, रिस्क टेकिंग, रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग के जो फंक्शंस हैं उनको हाईलाइट करती है। अब जॉन कैसो और हॉवर्ड स्टीविंसन के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें वैल्यू क्रिएट होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। जो रिस्क लेना है उसमें आपका फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हो, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हो ताकि फ्रूटफुल बिजनेस आपको मिल सके। इसमें भी वही सब है यार कि ना सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं,
तो यहाँ पे आपको 3-4 डेफिनेशन यहाँ लिख के दे देते हैं लोग, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको सम अप करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ऐसा क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के लिए। ऐसे रिस्पॉन्स जो आपके ना बिजनेस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल वर्क, हर चीज़ में मतलब आपका हो सकता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इनोवेटर है, एक्शन ओरिएंटेड है, हाईली मोटिवेटेड है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, जो रिसोर्सेज हैं उनको गैदर करता है, एनवायरनमेंट में जो उसको रिसोर्स वगैरह मिल रहा है पूरा अच्छे से उसका फ़ायदा उठाता है और सक्सेस पाता है एप्रोप्रिएट तरीके से काम करके। अब एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स है, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बिजनेस को बनाना और चलाना। तो इसीलिए ये एसेंशियली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें किससे लेना देना है, पैसों से, वेल्थ से, वैल्यू से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनोवेशन होती है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी नई चीज़ का, तो ये क्रिएटिव रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के लिए। जो एंटरप्रेन्योर है वो चेंज, जो नई नई चीज़ों में अगर कुछ चेंज करना है किसी चीज़ में तो उसको आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और वो चेंज करके दिखाता है। वो नए और बेहतर तरीके से हर चीज़ को करता है। थर्ड पॉइंट है पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को बना के बेचना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। फोर्थ है डायनामिक प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते हैं। वो बेसिकली उनका ये रहता है कि उनमें से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाएँ बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फिफ्थ है इसमें रिस्क टेकिंग। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो ना सारे मतलब वो लेते हैं यार, डिसीजन लेते हैं। अनसर्टेनिटी हो उस टाइम पे भी उनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसलिए रिस्क जो है बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी तो नहीं होता, मतलब कि वो हो जाता है कि ऑटोमेटिकली रिस्क तो होता ही है, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक एक नया जो आपका वेंचर है, आइडिया है, वो लोगों के बीच में, कस्टमर्स के बीच में पॉपुलर नहीं हो जाता तो उसमें रिस्क अलग ही लेवल पे होता है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सिक्स्थ आपका क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको असेंबल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप जो है ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती है, तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है। सेवन्थ है गैप फिलिंग फंक्शन। अभी एंटरप्रेन्योर की जॉब है कि जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना है उनके बीच में जो गैप है वो उसको फिल करे, मतलब सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करे। वो सारे इनपुट्स को असेंबल करेगा, उनको ऑर्गेनाइज करेगा ताकि गुड्स प्रोड्यूस करे और सर्विस वो दे जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है। एट्थ है यार ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आखिरी पॉइंट है, जो एंटरप्रेन्योर है वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करता है कि जो आपका वो क्या करता है कि जैसे अलग अलग उसके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं रिसोर्सेज के, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन वो लेता है जो सोसाइटी को ज़रूरत वाले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। तो ये होगा हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। अब देखो, आपको कई बार लगेगा कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का फंक्शन सिमिलर है, लेकिन दोनों के ना काफ़ी अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो ओवरलैप होते हैं इनके, और लेकिन कुछ जैसे स्मॉल फर्म्स होती है तो उसमें ओनर खुद ही मैनेजर का काम करता है, लेकिन फिर भी फ़र्क तो होता है ना। क्या फ़र्क होता है वही मैं बताता हूँ। सबसे पहले वेंचर क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर जो है वो नया वेंचर क्रिएट करता है, नया बिजनेस चालू करता है, लेकिन मैनेजर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम करता है। दूसरा पॉइंट है इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो नए नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करता है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज़ किया जा सके। इनोवेटर कहलाता है इसलिए वो। लेकिन जो मैनेजर है वो ऑलरेडी जो इनोवेशंस हुई हैं उसी के बेसिस पे उसका काम चलता रहता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना आपका नए नए मेथड्स, तरीके, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है फाइंड करता रहता है, वो प्रोडक्शन में चेंजेस इनिशिएट करता है। लेकिन जो आपका मैनेजर है वो बस प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, ठीक है। तो बस बिजनेस का है ना, एम्प्लॉई है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें बियरिंग ऑफ रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर है उसी के ऊपर सारा रिस्क होता है, लेकिन मैनेजर जो है वो ना उसको तब सैलरी दे के रख रहे हो, उसको ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। फिर है आपका स्टेटस। जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद ही का बॉस होता है, इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है। लेकिन जो मैनेजर है वो एक एम्प्लॉई है, वो ओनर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब उसको कोई वैसा नहीं है, ठीक है, वो तो एम्प्लॉई हो गया ना। फिफ्थ है इसमें रिवॉर्ड। अब रिस्क बियर कर रहा है यार तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अब प्रॉफिट का क्या रहता है यार,
कभी होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे। अब दूसरी तरफ जो मैनेजर है भाई, उसको तो सैलरी मिल रही है जो कि रिलेटिवली फिक्स्ड या रेगुलर है। सिक्स्थ है यहाँ पे कंटिन्यूटी। अब देखो कंटिन्यूटी में क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। जो आपके ऑलरेडी सब चल रहा है काम है ना, वो लगातार चलता रहता है। लेकिन जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है ना, मतलब कि जैसे आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई नया चेंज किया, उसके बाद प्रोसेस गायब, फिर कब आएगा, जब दोबारा कोई चेंज करना होगा फिर से इस प्रोसेस का आगमन होगा। तो इस हिसाब से ये चलता रहता है। अब जो एक एंटरप्रेन्योर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिव होता है, हमेशा चेंज के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो मैनेजर है वो ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा चेंज के लिए तैयार रहे हमेशा। ठीक है, तो यार अभी जो मैंने जितनी चीज़ें बोली वही सब जो है इस सम अप करके इस टेबल में यहाँ पे सामने दी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। तो इसको आप पढ़ सकते हो, फोटो लेकर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। अब एंटरप्रेन्योर तो आपको पता है क्या होता है, अब बात बताता हूँ आपको मैं इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इसमें क्या है कि ये ना कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स की नई ब्रीड कहलाता है, जो बिग बिग कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं। इनको इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। तो देख रहे हैं मतलब कितने इनके अलग अलग नाम निकल के आ रहे हैं। ये क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, प्रोसेस के लिए, और अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। जो इंटरप्रेन्योर है वो कंपनी के एक एम्प्लॉय की तरह रहता है। ठीक है, सारा वहाँ पे अपना काम करता है, अपना क्रिएटिव जो है एफर्ट पूरा लगाता है। लॉन्ग रन में कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो एम्प्लॉयर के लिए, जिसने उसको काम पे रखा है, उसी के लिए थ्रेट बन जाता है ना। कई बार ये होता है कि उसने बंदे को रखा हुआ है जो नए नए आइडियाज़ लाता है, तो बंदे ने क्या किया भैया, कंपनी छोड़ दी, अपना ही एक नया कंपनी वगैरह उसने चालू कर ली उन आइडियाज़ से, और वो इतनी बढ़िया परफॉर्म करने लगती है, इतना उसको सक्सेस मिलती है कि जिस बंदे की उसने कंपनी छोड़ी थी ना, वो उससे भी आगे निकल जाता है, तो उसको टक्कर देने लगता है भाई। तो ये इसमें प्रॉब्लम रहती है एंटरप्रेन्योर में। अब इनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं यार। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बिजनेस का ओनर होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय की तरह काम करता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने जो है पैसा खुद लगाता है, लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है वो खुद कुछ पैसा नहीं लगाता है बिजनेस में। फिर जो एंटरप्रेन्योर है वही सारे रिस्क बियर करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर ऐसा कोई रिस्क बियर नहीं करता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडिपेंडेंट है, अपने बिजनेस का मतलब खुद ही मालिक है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही काम करता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है। ठीक है, उसका एम्प्लॉय है। जो एंटरप्रेन्योर है जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना लॉस होगा, सारा एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, लेकिन इंटरप्रेन्योर के साथ ये कहानी नहीं है। तो वही जो मैंने पॉइंट्स बोले अब सामने आप टेबल में देख सकते हो, वही सारी बातें सम अप करके लिखी हुई हैं। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो है अब बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स के हिसाब से देखा जाता है। अब बिजनेस और या फिर कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं जो नई बिजनेस को क्रिएट करते हैं, कमर्शियल एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेप देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं नई गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करके। तो बेसिकली वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा इंसान है जो एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करता है, रन करता है, लेकिन वो कुछ सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करता है, जैसे कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको अपॉर्चुनिटी या चैलेंज की तरह लेता है, पूरा काम करता है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोशल गुड के लिए। वो उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। जैसे कमर्शियल जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो वो काफ़ी ना एक उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन वो एनपीओ रहती है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ प्रॉफिट हो भी जाता है तो वही बिजनेस में वापस लगा दिया जाता है ताकि सोशल गेन्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। जो सोशल एंटरप्रेन्योर ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सोशल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को उस बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइज, क्रिएट और मैनेज करने में उसको काम करते हैं और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालते हैं, सोशल चेंज लाते हैं। जो ये लोग ना है इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के जो सबसे ज़्यादा प्रेसिंग और डॉन्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। ये एम्बिशियस हैं, परसिस्टेंट है, टैकलिंग है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता है। जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो एक चेंज एजेंट का रोल प्ले करता है। मतलब इसमें 5 पॉइंट है, वो आपको बताऊंगा मैं, आप समझ जाओगे। ये ऐसा मिशन अडॉप्ट करता है कि सोशल वैल्यूज़ को क्रिएट करे, सस्टेन करे। दूसरा, ये जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, परस्यू करता है ताकि उसका जो मिशन है वो पूरा किया जा सके।
तीसरा है ये इनोवेट, अडैप्ट और लर्निंग लगातार करता रहता है अपने मिशन के लिए। फोर्थ है कि ये बोल्डली एक्ट करता है, कि इसके हाथ में जो रिसोर्सेज होते हैं नहीं उसको ये ऐसा कुछ रखता नहीं है। तो इसका ये मतलब है मतलब फ़िलहाल उसके पास कितना रिसोर्सेज है उसको कंसिडर किए बिना। फिफ्थ है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका जो आउटकम होगा उसी के लिए उसके लिए अकाउंटेबल खुद ही होगा। सोशल एंटरप्रेन्योर बेसिकली यही है यार, सोशल सर्विस की तरह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप 4 एग्जांपल देख सकते हो, नाइटिंगेल यूनाइटेड किंगडम का, फिर इंडिया के 2 हैं विनोदा भावे और सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा उन्होंने दृष्टि कंपनी चालू करी, और लास्ट है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के। ये मोहम्मद यूनुस है, आपने क्लास 12 की बीएसटी की बुक में पढ़ा होगा इनके बारे में, जहाँ तक मुझे ध्यान है इसकी केस स्टडी थी, तो हो सकता है आपने पढ़ा हो बैंक वगैरह का जो है, हाँ थी शायद। अगर बीएसटी में नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमिक्स में होगी। ठीक है, अब जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वही है यार, इसमें सारी चीज़ें वही बोलेंगे जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए होता है। ये एंटरप्रेन्योर आगे आते हैं जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, और तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आई उसे नहीं डरते हैं। अब ये जो है कमिटेड होते हैं यार कि भैया हमें तो बस सारा काम करना है, अपना टैलेंट्स एबिलिटीज़ वगैरह जो है निकालनी है ताकि सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट हो, अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, तो यही इनका बेसिक मोटिव रहता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आप एक बॉक्स देख सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसको सेवा कहा गया है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। ईला भट्ट के बारे जो 1972 में उन्होंने फाउंड किया था इसको, वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। ये वही है ना, अभी जो मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस करी ना वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। उनका प्रॉफिट कमाना है, सोशल में प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये सब सामने टेबल में देख ही सकते हो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें पढ़ना चाहो पढ़ लेना। वीडियो लंबी होती जा रही, फटाक से हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आप यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। डेविड मैकसिलैंड, अजीब सा नाम है, तो यहाँ पे उनके बारे में भी बात की गई है। अभी या सीधा कैरेक्टरिस्टिक आपको मैं बताता हूँ इसके। यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट है। पहला है इनोवेटिव एबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सके, वो नए नए आइडियाज़ ट्राई करता रहता है। दूसरा डिज़ायर टू एकॉम्प्लिश। जो एंटरप्रेन्योर है उसको पूरा ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो कुछ अचीव कर सके, एकॉम्प्लिश कर सके, एक ऐसा गोल जो उसके लिए रीजनेबल चैलेंजेस खड़े करता है। तीसरा एनर्जेटिक एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है एक एवरेज इंसान के हिसाब से, और अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा वो खर्च करता है इसी चीज़ में ताकि अपना टास्क पूरा कर सके। फोर्थ है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर जो है काफ़ी रिस्क लेता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हाँ, गैम्बलर नहीं है यार, वो सट्टा नहीं लगा रहा है, लेकिन अपना रिस्क वो जो है देख के सोच के समझ के कर लेता है। फिफ्थ है परसेप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़। अब इसमें क्या है कि आपको जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको होना चाहिए अपना टास्क पूरा करने के लिए। सिक्स्थ है फ्यूचर ओरिएंटेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो फ्यूचर के लिए सोचता है, पूरा प्लान बनाता है, वो पूरी पॉसिबिलिटीज़ देखता है प्रेजेंट के हिसाब से, तो मतलब सारी चीज़ें वो देखता है। सेवन्थ है डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उसके डिसीजन का जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एट्थ है स्किल इन ऑर्गेनाइजिंग। जो एंटरप्रेन्योर है उसमें ना काफ़ी स्किल्स होते हैं काम को ऑर्गेनाइज करने में, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में, वो इन सब रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज़ करना भी अच्छे से जानते हैं। नाइन्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। जो अचीवमेंट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी भी सर्कमस्टांसेस हों चाहे कितनी बदलती जाएँ उसको अडेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लास्ट 10th है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर जो है उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा होता है, वो नए नए आइडियाज़ का जो है कैरी करता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, फिर हम ख़त्म करेंगे। पहला इसमें इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है बेसिकली इनोवेटर है, जो नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट्स वगैरह को इनोवेट करता रहता है। तो इनोवेशन का ये मतलब है कि नए तरीके से नई चीज़ों को, ऐसा ये जो है इसमें काम चलता रहता है। नई नई टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन हो गया, नए गुड्स एंड सर्विसेज का एक नई मार्केट डेवलप करना, वही जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताया था, तो वही सारा इसमें चलता रहता है। वो स्टेटस क्यू में बिलीव नहीं करता, वो चेंज प्रेफर करता है, भैया चेंजेस होने चाहिए। कोई नई चीज़ होती है उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में। दूसरा है रिस्क बियरिंग। जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस रिस्क को एज्यूम करता है और वो बिल्कुल तैयार रहता है कि आने वाली जो अनफोर्सिन चीज़ें हैं उसके कुछ अगर लॉसेस होते हैं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, नए मेथड्स लेता है, इनिशिएटिव लेता है। तो वो ना अचीवमेंट नीड ने जो उसकी
अचीवमेंट की जो उसकी ज़रूरत है, जो उसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, वो उसको सेटिस्फाई कर पाता है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज। जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्राइज का ऑर्गेनाइजर की तरह बनता है। अब इसके लिए वो अपने जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, जैसे आपके कैपिटल, मटेरियल, मशीन, एम्प्लॉय, उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, अरेंज करता है। एंटरप्राइज की सक्सेस किस पे डिपेंड है? उसके स्किल्स पर, कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, बिजनेस को चलाए रखता है। फोर्थ है फाइनेंसिंग। अब कई केसेस में एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बिज़नेस शुरू करते हैं अपने खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपने खुद के पैसों से, जो खुद में वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं। हालांकि जो टेक्नोक्रेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं ताकि रिस्क कैपिटल जो है वो रेज कर सके अपने बिजनेस में लगाने के लिए। पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं उन लोगों के साथ जो बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं। फिर है मैनेजमेंट। कई सारे केसेस में जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मैनेजरल रोल भी लेते हैं, मतलब मैनेजर बनते हैं। जो एंटरप्रेन्योर जो है प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल करता है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को, वर्कर्स को लीड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके काम को मोटिवेट करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। हाउएवर जो साइज़ ऑफ बिजनेस है जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एंटरप्रेन्योर जो है धीरे धीरे मैनेजर्स को रखता जाता है ताकि बिजनेस अच्छे से संभाला जा सके। सिक्स लास्ट पॉइंट इसमें सोशल चेंज। सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर जो है वो काफ़ी ना कॉन्शियस रहता है कि सोशल इश्यूज़ को मतलब उनके लिए रहता है, उनको सॉल्व करने की उसमें इच्छा रहती है। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। काफ़ी एंटरप्रेन्योर जो है उन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहकर भी। तो सोशल चेंज उनके लिए काफ़ी रहता है। लास्ट में अब यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, ये किल्बीज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली उसने भी 4 तरीके से इसको क्लासीफाई किया हुआ है: एक्सचेंज, रिलेशनशिप, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल और टेक्नोलॉजी। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ठीक है। तो बस यार ये हो गए हमारे 3 टॉपिक्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। उसको हम आने वाली 2 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो भाई उम्मीद है यार आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और हाँ, जिन लोगों को नीचे ना लाइक डिसलाइक वगैरह के बटन के साथ में अगर थैंक्स का बटन दिख रहा है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो उस बटन से कर सकते हो। और अगर नहीं दिख रहा है बटन तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद दिखने लगेगा, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।